Hi friends, welcome back to Ever Study Classes. I hope you all are doing well. So guys, आज की 100 टॉपिक सीरीज के लिए जो यूनिट हम कवर करने वाले हैं वो है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के टॉप 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करने वाले हैं आज के सेशन में हम, जिनसे फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड इवन शायद वो टॉपिक्स आपको डिफिकल्ट भी लगते हैं कहीं ना कहीं, तो आप उन्हें एग्जामिनेशन में भी छोड़ के चले जाते हैं। तो ध्यान से हर टॉपिक को समझना है आपने। एंड टॉपिक के साथ साथ हम कुछ पीवाईक्यूज भी डिस्कस करेंगे, उसमें भी आपको एक्टिवली पार्टिसिपेट करना है, अपने आंसर जरूर शेयर करने हैं, सो दैट आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी साथ साथ चेक होती चली जाए टॉपिक को लेके, राइट। सो चलिए तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले एक बार आपके लिए ये जानना भी जरूरी है कि एवर स्टडी क्लासेस कैसे आपको हेल्प कर रहा है आपकी यूजीसी नेट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए। सो whosoever is targeting for 21-22 एग्जामिनेशन either for कॉमर्स और मैनेजमेंट, उनके लिए एवर स्टडी क्लासेस ने डिफरेंट कोर्सेज फ्रेम किए हुए जो हमारी साइट और हमारी ऐप पे भी अवेलेबल है। सो यू कैन चेक आउट दीज कोर्सेज, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। सो डू एनरोल योरसेल्फ एंड अवेल मोर एंड मोर बेनिफिट्स। So here are the top 5 topics of business statistics which we are going to cover in this session. सबसे पहले हम probability distribution की बात करेंगे। Probability distribution क्या होता है, उसका मीनिंग कवर अप करेंगे, एंड मेनली इसमें हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को वाइडली कवर अप करने वाले हैं। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, किसी भी प्रॉपर्टी को स्किप मत करना। सेकेंड, कोरिलेशन एनालिसिस एंड रिग्रेशन एनालिसिस। थर्ड में हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करेंगे, हाइपोथेसिस टेस्टिंग का कंसेप्ट और उससे जो जुड़ी जितनी भी टर्म्स है हाइपोथेसिस टेस्टिंग में, टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, नल हाइपोथेसिस क्या होता है, ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस क्या है, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, वो सब हम कवर अप करने वाले हैं। देन उसके बाद हम आएंगे पैरामेट्रिक टेस्ट पे, सभी पैरामेट्रिक टेस्ट कवर अप करेंगे, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, एफ टेस्ट, एनोवा, और एट द एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट कवर करेंगे। नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट में हम काई स्क्वायर टेस्ट को कवर अप करने वाले हैं। सो ये 5 टॉपिक्स आज के सेशन में हम कवर अप करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज इस सेशन को बहुत अच्छे से समझना और साथ साथ जो भी पीवाईक्यूज हम डिस्कस करेंगे उसके आंसर्स मेरे साथ शेयर करते जाना। सबसे पहले बात करते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की, बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टैटिस्टिक्स में डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह की होती है। वन इज ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड द सेकेंड वन इज थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन, जिसे हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? दैट इज ऑब्टेन्ड बाय एक्चुअल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि जो आप डेटा कलेक्ट कर रहे हो, आप जो फ्रीक्वेंसी कलेक्ट कर रहे हो, वो एक्चुअल ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होती है, राइट। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें फ्रीक्वेंसीज फॉर्मूला पे बेस्ड होती है, फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट की जाती है, एक्चुअल नहीं होती है, मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के डिड्यूस की जाती है। ठीक है, लिखा हुआ है यहाँ पे मैथमेटिकली डिडक्टेड अंडर सर्टेन एजम्पशंस, इसीलिए इसे एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, राइट। अब जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, इट कैन बी क्लासिफाइड एज डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और एज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। अब आपको यहाँ पे डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में डिफरेंस पता होना बहुत जरूरी है। अब डिस्क्रीट वेरिएबल की बात करें या डिस्क्रीट डेटा की बात करें तो क्या होता है? discrete data is the data which is expressed in whole numbers। किसी डेटा को जब आप कलेक्ट कर रहे होते हैं and that data is obtained in whole number, जैसे number of days in a year, number of people in a college, number of months in a year, तो यहाँ पे जो डेटा आप कलेक्ट कर रहे हैं वो whole numbers में कलेक्ट हो रहे है ना, it does not include any fraction or decimals, तो इसे हम क्या बोलेंगे? discrete variable, और you can say discrete data। discrete variable को broken data, आइसोलेटेड डेटा और सेपरेट डेटा भी बोला जाता है। अब बात करें कंटिन्यूअस वेरिएबल की, तो कंटिन्यूअस वेरिएबल इज ऑपोजिट ऑफ डिस्क्रीट वेरिएबल, यानी कि वो डेटा जो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू ले सकता है, ठीक है, उसे हम बोलते हैं कंटिन्यूअस डेटा। इट इंक्लूड्स फ्रैक्शंस और डेसिमल्स, जैसे हाइट की बात करें, वेट की बात करें, जैसे 50.2 है, 51.2 है, 53.4 है, तो ये डेसिमल्स और फ्रैक्शंस में आ रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? कंटिन्यूअस डेटा होगा। इवन टेम्परेचर, टाइम, ये सब क्या है? ये कंटिन्यूअस डेटा है, राइट। अब आगे देखो, जो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पोजॉन डिस्ट्रीब्यूशन एंड hypergeometric distribution, whereas continuous probability distribution is further classified in normal distribution, uniform distribution and exponential distribution।
अब हमें यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को डिटेल में कवर अप करना है, राइट? सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज मोस्ट वाइडली यूज कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। अभी हमने बात की कंटिन्यूअस वेरिएबल्स जैसे हाइट, वेट, इंटेलिजेंस ऑफ स्टूडेंट्स, टेम्परेचर, ये सब कंटिन्यूअस वेरिएबल्स है। तो ऐसे वेरिएबल्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन यूज किया जाता है। It was first discovered by English mathematician Abraham de Moivre in 1733 and later rediscovered by Laplace and Carl Gauss. तो दोनों नाम आपने याद रखने हैं। Abraham de Moivre ने सबसे पहले इसे डिस्कवर किया था 1733 में and later rediscovered by Laplace and Carl Gauss, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन भी बोला जाता है, ठीक है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज, एक एक प्रॉपर्टी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सो आपको टिप्स पे होनी चाहिए, राइट? सो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देन द कर्व यू गेट इज नॉर्मल कर्व। ये जो कर्व हमें मिला है ये नॉर्मल कर्व है, बेल शेप कर्व होता है, सिमेट्रिकल कर्व ऑब्टेन होता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज कि ये जो नॉर्मल कर्व होता है इसकी दोनों साइड्स इक्वल होती हैं, यानी कि जो मीन ऑर्डिनेट है वो डिवाइड करता है होल कर्व को दो इक्वल पार्ट्स में, यानी कि 50% वैल्यूज मीन से कम होंगी और 50% वैल्यूज मीन से ज्यादा होंगी, ठीक है। एक ही मोड होता है इसका, ठीक है, यूनिमॉडल डिस्ट्रीब्यूशन इसलिए बोला जाता है इसे। सिंगल पीक है यहाँ पे हमारे पास, और मीन मीडियन मोड जो है इस कर्व में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में वो कोइंसाइड करती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में दो पैरामीटर्स होते हैं, मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन, इन दो पैरामीटर्स के ऊपर पूरी डिस्ट्रीब्यूशन डिपेंड करती है। मीन क्या डिटरमाइन करता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में? लोकेशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्राफ। और स्टैंडर्ड डेविएशन डिटरमाइन करता है विड्थ ऑफ अ ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज इक्वी डिस्टेंस ऑफ क्वार्टाइल्स, यानी कि Q3 माइनस एम इज इक्वल टू एम माइनस Q1। क्या मतलब है यहाँ पे? जो मीडियन से दोनों क्वार्टाइल्स होते हैं Q3 और Q1 वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इन केस ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, एंड मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 टाइम्स ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। नेक्स्ट है हमारे पास पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब क्या है? वो पॉइंट जहां पे कर्व जो है अपना कर्वेचर चेंज करती है। तो दो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं नॉर्मल कर्व के केस में, म्यू माइनस 1 सिग्मा एंड म्यू प्लस 1 सिग्मा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है इट इज एसिम्प्टोटिक टू द बेस लाइन, यानी कि नॉर्मल कर्व की टेंडेंसी तो होती है एक्स एक्सिस को टच करने की, बट इट नेवर टचेस एक्स एक्सिस। टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना होता है? 1। स्क्यूनेस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में 0 होता है, कर्टिसिस 3 होता है, जो जिसे हम बोलते हैं मेसोकर्टिक डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? अच्छा, टोटल एरिया अंडर द कर्व तो मैंने बताया कि 1 होता है, लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि म्यू माइनस सिग्मा एंड म्यू प्लस सिग्मा के बीच में 68.26% ऑफ एरिया कवर होता है। म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड म्यू प्लस 2 सिग्मा में 95.44% ऑफ एरिया आता है, एंड म्यू माइनस 3 सिग्मा एंड म्यू प्लस टी सिग्मा के बीच में आता है 99.74% ऑफ एरिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। एरिया अंडर कर्व से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम ऐसे ही पूछ लिया जाता है, तो ये फिगर्स आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। नेक्स्ट, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जैसे मैंने बताया कि प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो इसका फंक्शन क्या है? इट इज डिफाइंड एंड गिवन बाय 1 डिवाइडेड बाय सिग्मा स्क्वायर रूट ऑफ 2 पाई मल्टीप्लाई बाय e टू द पावर x माइनस म्यू का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर, ठीक है। ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद जब भी हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, तो हम स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का यूज करते हैं, जिसमें मीन होता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है 1। एंड फॉर्मूला क्या यूज होता है? स्टैंडर्ड वैल्यू यानी कि स्टैंडर्ड स्कोर, जिसे हम z स्कोर बोलते हैं, कैलकुलेट करने का, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। x क्या है यहाँ पे? x इज द वैल्यू टू बी स्टैंडर्डाइज्ड, ठीक है। z क्या है? z स्कोर हो गया हमारा, म्यू इज द मीन एंड सिग्मा इज द स्टैंडर्ड डेविएशन। सो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की सभी प्रॉपर्टी, सभी कैरेक्टरिस्टिक्स हमने अच्छे से डिस्कस कर ली है। अब उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। सो आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पे, इन 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑप्शन ए, बेल शेप्ड एंड सिमेट्रिक। Option B, mean, median and mode of the distribution are equal. Option C, the total area under the curve for the normal distribution is 1.
ऑप्शन डी, द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शंस टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सभी प्रॉपर्टीज अभी हमने डिस्कस की हैं, बहुत इजीली आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो जल्दी से अपना आंसर शेयर करिए, क्या होने वाला है इस क्वेश्चन के लिए आंसर। ऑप्शन डी, बिल्कुल ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। द टू टेल्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इन बोथ द डायरेक्शंस नेवर टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो हमारा नॉर्मल कर्व होता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व होती है, ठीक है, उसकी जो टू टेल्स होती हैं उनकी टेंडेंसी तो होती है हॉरिजॉन्टल एक्सिस को टच करने की, एक्स एक्सिस को टच करने की, बट इट नेवर टचेस द हॉरिजॉन्टल एक्सिस, राइट। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं, कोरिलेशन एनालिसिस। सो कोरिलेशन क्या होता है? कोरिलेशन हमें बताता है कि दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशनशिप है, कि जो दो वेरिएबल्स हैं वो किस एक्सटेंट तक एक दूसरे से रिलेटेड हैं, क्या रिलेशनशिप है दोनों वेरिएबल्स के बीच में, वो हमें कोरिलेशन बताता है। अब कोरिलेशन जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, एंड देयर कैन बी आल्सो सिचुएशन कि कोरिलेशन है ही नहीं दो वेरिएबल्स के बीच में। देखिए पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब दोनों वेरिएबल्स सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है, दूसरा वेरिएबल भी इंक्रीज कर रहा है, या फिर एक वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल भी डिक्रीज कर रहा है। यानी कि ऐसी सिचुएशन जब दोनों वेरिएबल्स एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, तो ऐसी सिचुएशन हमारी कौन सी होती है? पॉजिटिव कोरिलेशन की। नेगेटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, इसका मतलब क्या है कि एक अगर वेरिएबल इंक्रीज कर रहा है तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज कर रहा है, तो ये कैसी सिचुएशन है? नेगेटिव कोरिलेशन की। और साथ ही मैंने बताया कि नो कोरिलेशन वाली सिचुएशन भी होती है, यानी कि रिलेशनशिप एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा दो वेरिएबल्स के बीच में, तो वो कौन सी सिचुएशन है? देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। अब नंबर ऑफ वेरिएबल्स के बेसिस पे भी क्लासिफाई किया जाता है कोरिलेशन को। एक होता है सिंपल कोरिलेशन। सिंपल कोरिलेशन यानी कि जब हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं एक टाइम पे, तो वो सिंपल कोरिलेशन है। पार्शियल कोरिलेशन होता है जब तीन वेरिएबल्स हमारे पास होते हैं, बट एट अ टाइम हम दो वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं और एक को कांस्टेंट लेके चलते हैं, तो वो क्या होता है? पार्शियल कोरिलेशन। एंड मल्टीपल कोरिलेशन क्या होता है? जब तीन या तीन से ज्यादा वेरिएबल्स को साइमल्टेनियसली स्टडी किया जाता है, तो वो सिचुएशन होती है मल्टीपल कोरिलेशन की। अब लीनियरिटी के बेसिस पे भी कोरिलेशन को फर्दर कैटेगराइज किया गया है, लीनियर कोरिलेशन में और नॉन लीनियर कोरिलेशन में। लीनियर कोरिलेशन होता है जब रेशियो ऑफ चेंज इन टू वेरिएबल्स कांस्टेंट होती है, ठीक है। अगर हम प्लॉट करते हैं जो हमारे पॉइंट्स होते हैं उनको ग्राफ पे, एंड वील गेट द स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या है? लीनियर कोरिलेशन। और नॉन लीनियर कोरिलेशन क्या होता है? इफ द चेंज इन द वेरिएबल्स आर नॉट कांस्टेंट। जब हमने प्लॉट किया पॉइंट्स को यहाँ पे ग्राफ पे, तो हमें कर्व ऑब्टेन हो रहा है, दैट कर्व इज कॉल्ड नॉन लीनियर कोरिलेशन, जिसे हम कर्वी लीनियर भी बोलते हैं। नाउ कोरिलेशन को मेजर करने के लिए वी हैव डिफरेंट मेथड्स। एक तो है स्कैटर डायग्राम। स्कैटर डायग्राम मेथड जो है इट इज बेस्ड ऑन द स्टडी ऑफ ग्राफ्स। ग्राफ को स्टडी करके हम डिग्री ऑफ कोरिलेशन बता देते हैं वेरिएबल्स के बीच में। जैसे ये वाला ग्राफ है, ये क्या शो कर रहा है? पॉजिटिव कोरिलेशन, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होता है? जब सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं इट इज लाई ऑन द स्ट्रेट लाइन एंड राइजिंग फ्रॉम लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द अपर राइट हैंड कॉर्नर, तो वो कौन सा केस होता है हमारा? परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का, ठीक है। तो ग्राफ को देख के हमने बता दिया कैसी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। ऐसे ही हमारे पास नेक्स्ट है, ये है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, जब सभी पॉइंट स्ट्रेट लाइन पे है बट फॉलिंग फ्रॉम अपर लेफ्ट हैंड कॉर्नर टू द लोअर राइट हैंड कॉर्नर, तो ये कौन सा केस है हमारा? परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन का। इसके बाद थर्ड ग्राफ है, यहाँ पे क्या है? r इज इक्वल टू 0, देयर इज नो रिलेशनशिप, कोई रिलेशनशिप नहीं है वेरिएबल्स के बीच में, वेरिएबल्स अनरिलेटेड हैं, क्योंकि जब पॉइंट्स हैफिजेटली स्कैटर्ड होते हैं ओवर द ग्राफ, इट डज नॉट शो एनी स्पेसिफिक पैटर्न, तो उस पर्टिकुलर केस में r किसके इक्वल होता है? 0 के इक्वल। अब फोर्थ और फिफ्थ केस में, दोनों केसेस में लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन एग्जिस्ट कर रही है। फोर्थ केस में तो लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है। लो डिग्री क्यों है? क्योंकि पॉइंट्स जो है वो हाईली स्कैटर्ड हैं। और जो फिफ्थ केस है वो हमारा है नेगेटिव कोरिलेटेड, लो डिग्री ऑफ नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स। तो स्कैटर डायग्राम तो ग्राफ बेस्ड हो गया। इसके अलावा और जो मेथड्स हैं कोरिलेशन डिटरमाइन करने के लिए, वो मैथमेटिकल फॉर्मूला बेस्ड है। जैसे कार्ल पियर्सन्स कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, तो उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट को डिटरमाइन करने के लिए। कोरिलेशन कोएफिशिएंट को स्मॉल r से डिनोट किया जाता है। सो दिस इज द पर्टिकुलर फॉर्मूला, कोवेरियंस xy डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस x मल्टीप्लाई बाय वेरियंस y।
ठीक है। कोवेरियंस होता क्या है? इट इज अ डेविएशन इन टू वेरिएबल्स x एंड y फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव मीन्स, और अगर कोवेरियंस नेगेटिव आता है इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है उसकी वैल्यू लाई करती है -1 से +1 में। अगर r +1 के इक्वल है इट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर r इज इक्वल टू -1 है तो इट मीन्स देयर इज अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, और अगर r 0 के इक्वल है तो देयर इज नो कोरिलेशन, राइट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है जो कोरिलेशन कॉफिशिएंट है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल। ओरिजिन का मतलब क्या होता है कि अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं या फिर हम एडिशन करते हैं, जो हमारी गिवन वैल्यूज होती है x एंड y की, उसको अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं नॉन जीरो कांस्टेंट, तो r की वैल्यू जो होती है वो अनचेंज्ड होती है, ठीक है। और स्केल का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। तो अगर हम कोई भी कांस्टेंट x या y वेरिएबल की वैल्यू में डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं किसी भी कांस्टेंट को, देन देयर इज नो इफेक्ट ऑन द वैल्यू ऑफ r। इसलिए बोला जाता है जो हमारा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द ओरिजिन एंड स्केल। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। ये दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स है bxy एंड byx, सो इट इज अ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स। एंड नेक्स्ट इज रिलेटिव मेजर विद नो यूनिट्स। कोरिलेशन कोएफिशिएंट जो है उसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है, एंड इट ओनली मेजर्स द लीनियर रिलेशनशिप। नेक्स्ट कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के अलावा हमारे पास एक स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड भी है। इट इज अ नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिस्टिकल मेजर व्हिच इज यूज्ड टू स्टडी द स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू रैंक्ड वेरिएबल्स। ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है एंड इफ देयर इज अ टाई इन द रैंक्स तो इस फॉर्मूला को यूज किया जाता है। फॉर्मूलाज की रिटन प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। एग्जामिनेशन से पहले आप सभी फॉर्मूलाज को लिख के जाना सो दैट यू कैन इजिली आइडेंटिफाई द फॉर्मूलाज इन द एग्जामिनेशन। मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, आपको करेक्ट फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना होता है, वो तभी आप इजीली और करेक्टली आइडेंटिफाई कर पाओगे अगर आपने अच्छे से रिटन प्रैक्टिस की होगी फॉर्मूलाज की, राइट। नेक्स्ट है प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट। प्रोबेबल एरर ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी बताता है कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू में, ठीक है, हमें डिटरमाइन करने में हेल्प करता है जो कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू है वो कितनी एक्यूरेट है, कितनी रिलायबल है। सो ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है और क्या एक्सप्रेशंस यूज किए जाते हैं देखिए 0.6745 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल एन। दिस कैपिटल एन डिनोट्स द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। और अगर कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू जो है वो लेस देन प्रोबेबल एरर आती है तो माना जाता है देयर इज नो कोरिलेशन, एंड इफ आर इज 6 टाइम्स मोर देन द प्रोबेबल एरर तो माना जाता है कि जो कोरिलेशन है वो सर्टेन है, वो सिग्निफिकेंट है। और अगर हम प्रोबेबल एरर की वैल्यू को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द वैल्यू ऑफ आर, then we get the upper limit and the lower limit। चलिए इसी के साथ रिग्रेशन एनालिसिस भी डिस्कस कर लेते हैं। सो रिग्रेशन एनालिसिस वो स्टैटिस्टिकल टूल है जिसे यूज किया जाता है ये डिटरमाइन करने के लिए कि अगर एक वेरिएबल चेंज हो रहा है तो उसका दूसरे वेरिएबल पे क्या इफेक्ट हो रहा है, यानी कि इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन द प्रोबेबल चेंज इन वन वेरिएबल फॉर द गिवन अमाउंट ऑफ अ चेंज इन अनदर वेरिएबल। अब देखिए एक वेरिएबल की वैल्यू नॉन होती है और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू अननोन होती है, तो हमें अननोन वेरिएबल की वैल्यू को डिटरमाइन करना होता है, एस्टिमेट करना होता है फ्रॉम द नोन वैल्यू ऑफ अनदर वेरिएबल। अब जो वेरिएबल की वैल्यू हमें पता है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना। जो वेरिएबल यूज किया जाता है प्रिडिक्शन के लिए, एस्टिमेशन के लिए, वो कौन सा होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के और भी बहुत सारे नाम है, रिग्रेसर वेरिएबल, प्रिडिक्टर वेरिएबल, एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल, ये सभी नाम आपको याद रखने, ठीक है। और जिस वेरिएबल की वैल्यू प्रिडिक्ट करनी है, जिस वेरिएबल की वैल्यू एस्टिमेट करनी है, वो कौन सा वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल, जिसे रिग्रेस्ड वेरिएबल भी बोला जाता है और एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी बोला जाता है। इतना समझ में आ गया। आगे देखिए, अब दो रिग्रेशन लाइंस होती हैं, ठीक है, दो रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स होते हैं। रिग्रेशन लाइन क्या होती है, रिग्रेशन लाइन होती है कि किस डिग्री तक वेरिएबल्स जो हैं दे आर कोरिलेटेड टू ईच अदर, इट डिपेंड्स ऑन द रिग्रेशन लाइन। एक रिग्रेशन लाइन होती है y ऑन x और एक होती है x ऑन y। y ऑन x यूज किया जाता है टू एस्टिमेट और प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल y, और x ऑन y में क्या होगा कि हमें डिपेंडेंट वेरिएबल x की वैल्यू को प्रिडिक्ट करना है। अब देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि रिग्रेशन लाइन के बेसिस पे आपको ये पता चलता है कि जो वेरिएबल्स हैं वो एक दूसरे से कितने कोरिलेटेड है। सो अगर दो रिग्रेशन लाइन कोइंसाइड कर रही है, एक ही लाइन एग्जिस्ट कर रही है, तो कैसा कोरिलेशन होगा, आइदर पॉजिटिव होगा या फिर परफेक्ट नेगेटिव होगा, इट डिपेंड्स कि अपसाइड है या फिर डाउनसाइड है,
ठीक है। और अगर लाइंस ऑफ रिग्रेशन विल बी एट देयर राइट एंगल्स पैरेलल टू द एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि वेरिएबल्स जो है वो इंडिपेंडेंट है, देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द वेरिएबल्स, ठीक है। तो ये तो था रिग्रेशन लाइंस के बेसिस पे। अब रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स क्या है, दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं, बी वाई एक्स या फिर बी एक्स वाई, ठीक है। बी वाई एक्स में क्या होता है कि हमें y को डिटरमाइन करना है बेस्ड ऑन द x, तो कैसे निकालेंगे हम, r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला भी यूज किया जा सकता है। और ऐसे ही बी एक्स वाई हम निकालेंगे r मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y। अब बात करें साइंस की, तो जो हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स होते हैं उनके सेम साइंस होते हैं, एंड इवन जो हमारा कोरिलेशन कॉफिशिएंट होता है उसका साइन भी सेम होता है एज ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, राइट। इसके बाद है एवरेज वैल्यू जो होती है दो रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स की विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ कोरिलेशन। दो रिग्रेशन लाइंस ऑलवेज इंटरसेक्ट करती हैं एट देयर मीन और एवरेज वैल्यूज। एंड लास्ट प्रॉपर्टी इज कि जो हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स हैं इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ द टू रिग्रेशन कोएफिशिएंट्स आर 0.8 एंड 0.2 then the value of coefficient of correlation is option A 0.16 plus 0.16, option B minus 0.40, option C minus 0.16 and option D is plus 0.40। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी अप्लाई करिए, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर अप्लाई होगी हमारी, that correlation coefficient, the value of coefficient of correlation is equal to the geometric mean of two regression coefficients, ठीक है। अब दो regression coefficients है by(x) and bxy, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, इनका स्क्वायर रूट आ गया हमारे पास 0.40। अब बात आती है कि यहाँ पे साइन क्या लगेगा। अभी हमने बात की कि जो हमारे कोरिलेशन कॉफिशिएंट का साइन होता है इट डिपेंड्स ऑन द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स। अगर हमारे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स के जो साइन है वो पॉजिटिव है तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट का साइन भी हमारा पॉजिटिव होगा। अगर रिग्रेशन कॉफिशिएंट के साइन नेगेटिव है तो कोरिलेशन कॉफिशिएंट का साइन जो आएगा, आर की जो वैल्यू आएगी वो भी माइनस में आएगी। तो यहाँ पे रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स दोनों ही पॉजिटिव है हमारे पास, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ कोरिलेशन कॉफिशिएंट इज प्लस 0.40। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। चलिए, एक और क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, द साइंस ऑफ द रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स आर ऑलवेज द सेम। ऑप्शन बी, correlation coefficient is the geometric mean of two regression coefficients. Option C, the covariance between two variables divided by the product of their standard deviation produces the value of coefficient of correlation. Option D, coefficient of correlation is independent of origin but not of scale। आपको बताना है false statement कौन सी है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होने वाला है इसका। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी। जो बाकी के तीन ऑप्शंस है वो बिल्कुल ठीक है, साइंस ऑफ रिग्रेशन कॉफिशिएंट सेम होते हैं, कोरिलेशन कॉफिशिएंट जो है इट इज इक्वल टू द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कॉफिशिएंट्स, और जो हमें वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही मिलती है। बट लास्ट ऑप्शन में बोला गया है कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल, तो ये गलत है क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन एंड ऑफ स्केल, बल्कि रिग्रेशन कॉफिशिएंट जो है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिजिन बट नॉट ऑफ स्केल। तो यहाँ पे कोरिलेशन कॉफिशिएंट के लिए जो प्रॉपर्टी है वो गलत है, इसलिए यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। नाउ मूविंग फर्दर, हाइपोथेसिस टेस्टिंग की बात करते हैं। सो हाइपोथेसिस आर द गेसेस अबाउट कंसर्न वेरिएबल्स इन द स्टडी, और यू कैन से टेंटेटिव स्टेटमेंट्स, ऐसे स्टेटमेंट्स जिनकी टेंटेबिलिटी को अभी टेस्ट करना बाकी होता है। सो इन स्टेटमेंट्स की टेंटेबिलिटी को जब हम टेस्ट करते हैं एक फॉर्मल प्रोसीजर अप्लाई करके, उसे हाइपोथेसिस टेस्टिंग बोला जाता है। और यही हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमें पॉपुलेशन पैरामीटर से रिलेटेड कंक्लूजन प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। सो दो तरह के हाइपोथेसिस सेट किए जाते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस को H0 या फिर H0 से डिनोट किया जाता है। नल हाइपोथेसिस कहता है कि जो वेरिएबल्स कंसीडर किए गए हैं आपकी स्टडी में उनके बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं है, उनके बीच में सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप नहीं है, इसलिए इसको इक्वल टू साइन से फॉलो किया जाता है। और अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाते हैं तो ये माना जाता है कि अगर कोई थोड़ा बहुत डिफरेंस आया भी है तो वो बाय चांस है, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन की वजह से है। देन वी हैव ऑपोजिट ऑफ नल हाइपोथेसिस दैट इज ऑल्टरनेट
ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस को H1 या फिर HA से डिनोट किया जाता है। ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस कहता है कि वेरिएबल्स के बीच में सिग्निफिकेंट डिफरेंस है, एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे सिग्निफिकेंट इफेक्ट है, सिग्निफिकेंट रिलेशनशिप यहाँ पे होल्ड करता है, इसलिए इसे लेस देन और ग्रेटर देन साइन से फॉलो किया जाता है। और ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस अगर एक्सेप्ट हो जाता है तो ये इंडिकेट करता है कि डिफरेंस अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो इट इज ड्यू टू सम रियल कॉजेस। आगे हमारे पास है टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर। सो ये दो तरह के एरर्स हैं जिन्हें हाइपोथेसिस टेस्टिंग के टाइम पे फेस किया जाता है। सो टाइप 1 एरर बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस ट्रू होने के बावजूद रिजेक्ट हो जाए, और टाइप 2 एरर हमें बताता है कि कितनी प्रोबेबिलिटी है कि नल हाइपोथेसिस फॉल्स होने के बावजूद एक्सेप्ट हो जाए। इसे ऐसे समझते हैं, लेट्स से नल हाइपोथेसिस कहता है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, बट हम ये कंक्लूड कर दें कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता। नल हाइपोथेसिस तो कह रहा है कि देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस, और हम ये कह रहे हैं, हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, मतलब कि नल हाइपोथेसिस को हम यहाँ पे रिजेक्ट कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा टाइप 1 एरर। और अगर हम ये कंक्लूड करें कि डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है, यानी कि नल हाइपोथेसिस जो कह रहा है हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि एक्चुअली में डिफरेंस एग्जिस्ट करता है ना, वो फॉल्स इन नल हाइपोथेसिस, तो यहाँ पे जो हमारा एरर होगा वो कौन सा होगा, टाइप 2 एरर। और हम यहाँ पे नल हाइपोथेसिस की बात कर रहे हैं क्योंकि नल हाइपोथेसिस को ही टेस्ट किया जाता है, उसी की वेरिफिकेशन की जाती है, ठीक है। सो टाइप 1 एरर को अल्फा से डिनोट किया जाता है, इसे सिग्निफिकेंस लेवल भी बोला जाता है, फॉल्स पॉजिटिव, एरर ऑफ फर्स्ट काइंड, एरर ऑफ कमीशन, अल्फा एरर, ये सभी टाइप 1 एरर के नेम्स हैं। और टाइप 2 एरर को बीटा से डिनोट किया जाता है, इसे फॉल्स नेगेटिव, एरर ऑफ सेकंड काइंड, एरर ऑफ कमीशन, बीटा एरर, और इसे पावर ऑफ बीटा से रिलेट किया जाता है। और टाइप 1 एरर को कंट्रोल किया जा सकता है बाय फिक्सिंग इट एट लोअर लेवल, बट दोनों एरर्स को साइमल्टेनियसली रिड्यूस नहीं किया जा सकता है। इसके बाद वी हैव फ्यू टर्म्स जो हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड है और काफी इंपॉर्टेंट है। पहले बात करते हैं सिग्निफिकेंस लेवल की। सो ये लेवल एडवांस में ही डिटरमाइन किया जाता है। ये लेवल इंडिकेट करता है कि इतने चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो सकता है व्हेन इट इज ट्रू। सो दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स टाइप 1 एरर और इसे अल्फा से डिनोट किया जाता है। और सिग्निफिकेंस लेवल का ही ऑपोजिट है कॉन्फिडेंस लेवल। ये इंडिकेट करता है कि इतने चांसेस हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाएगा व्हेन इट इज ट्रू। इट इज कैलकुलेटेड बाय 1 माइनस अल्फा। सो अगर सिग्निफिकेंस लेवल 5% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 95% होगा, अगर सिग्निफिकेंस लेवल 1% है तो कॉन्फिडेंस लेवल 99% होगा। और मेनली सोशल साइंसेज में 5% यूज किया जाता है, तो 5% और वैसे 1% भी एक्सेप्टेबल होता है। Then we have the term critical value. So significance level की टेबल वैल्यू को critical value बोला जाता है। इस टेबल में देखिए यहाँ पे हमें डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। सो डिफरेंट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे जो वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट के कॉरेस्पॉन्डेंस वैल्यूज यहाँ पे मेंशन की हैं, दीज आर क्रिटिकल वैल्यूज। और यही क्रिटिकल वैल्यू ग्राफ को दो सेक्शंस में कट ऑफ करती है। वन इज एक्सेप्टेंस रीजन एंड द सेकंड वन इज रिजेक्शन रीजन। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए टू टेल टेस्ट का केस लिया है, ठीक है। टू टेल टेस्ट में हमारे पास दोनों तरफ क्रिटिकल वैल्यू आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे ये क्रिटिकल वैल्यू होती है, ठीक है। और इसके बाद जो दो सेक्शंस मैंने आपको बताया कि एक्सेप्टेंस रीजन और रिजेक्शन रीजन, तो जो हमारा रिजेक्शन रीजन है उसे क्रिटिकल रीजन भी बोला जाता है। रिजेक्शन रीजन हमें शो करता है कि यहाँ पे वो सेट ऑफ वैल्यूज आएंगी जहां पे हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगा, और एक्सेप्टेंस रीजन वो रीजन रिप्रेजेंट करता है जहां पे हमारी वो सेट ऑफ वैल्यूज होती हैं जो हमारे नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर देती है, राइट। नाउ मूविंग फर्दर, वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट की बात करें तो वो ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस डिसाइड करता है कि वन टेल टेस्ट यूज होगा या फिर टू टेल टेस्ट अप्लाई होगा। वन टेल टेस्ट का मतलब है कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज ओनली वन एंड, सिंगल डायरेक्शन रिलेशनशिप बताता है वेरिएबल्स के बीच में, या तो लेफ्ट साइड लाई करेगा या फिर राइट साइड लाई करेगा, हेंस फॉलोड बाय लेस देन और ग्रेटर देन। लेफ्ट टेल टेस्ट हमारा लेस देन साइन से डिनोट किया जाता है और राइट टेल टेस्ट हमारा ग्रेटर देन साइन से डिनोट किया जाता है। देन वी हैव टू टेल टेस्ट। सो टू टेल टेस्ट मीन्स कि ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस हैज टू एंड्स, नॉन डायरेक्शनल होता है, जो हमारा रिलेशनशिप है वेरिएबल्स के बीच में कैन एग्जिस्ट ऑन बोथ द साइड्स, हेंस फॉलोड बाय नॉट इक्वल टू साइन। इसके बाद है पावर ऑफ टेस्ट। सो ये बताती है कि टेस्ट में कितनी पावर है कि वो नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दे व्हेन इट इज फॉल्स।
तो एक्चुअली ये इंडिकेट करती है प्रोबेबिलिटी ऑफ अवॉइडिंग टाइप 2 एरर, क्योंकि टाइप 2 एरर तो वो एरर है ना जिसमें हम ये देखते हैं कि नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रहा है व्हेन इट इज फॉल्स, है ना, तो फॉल्स होने के बावजूद एक्सेप्ट हो रहा है, तो उसी की अवॉइडेंस इज कॉल्ड पावर ऑफ टेस्ट एंड इट इज अफेक्टेड बाय अल्फा, अल्फा यानी कि हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, सो लोअर द सिग्निफिकेंस लेवल लोअर द पावर ऑफ टेस्ट, टाइप 2 एरर से भी अफेक्ट होती है। इसके बाद इफेक्ट साइज यानी कि वेरिएंस, तो स्मॉलर द वेरिएंस यील्ड्स हाई पावर, और सैंपल साइज से भी अफेक्ट होती है, तो जितना ज्यादा सैंपल साइज होता है उतना ज्यादा अच्छी पावर होती है टेस्ट की, ठीक है। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द पावर ऑफ अ टेस्ट। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है और आपको रॉन्ग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। स्टेटमेंट 1, एक्सेप्टिंग नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स इज कॉल्ड अ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। स्टेटमेंट 2, 1 minus alpha is called a power of test. Statement 3, critical value of Z statistic for two-tailed test at 5% level of significance is 1.96. तो सभी स्टेटमेंट्स हम डिस्कस कर चुके हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में। आपको करेक्ट आंसर मुझे बताना है क्या होगा। आपको इन स्टेटमेंट्स में से रॉन्ग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, जो स्टेटमेंट 1 है और स्टेटमेंट 2 वो दोनों गलत है, क्योंकि लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है, रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, तो ये क्या होगा हमारा गलत हो जाएगा। और 1 माइनस बीटा इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ टेस्ट, तो स्टेटमेंट 2 भी हमारी यहाँ पर गलत है। और क्रिटिकल वैल्यू जो है जेड स्टैटिस्टिक की फॉर टू टेल टेस्ट एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1.96 ही होती है। स्टेटमेंट 3 ठीक है, तो 1 एंड 2 स्टेटमेंट आर रॉन्ग है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नाउ वन बाय वन सभी स्टैटिस्टिकल टेस्ट को कवर अप करते हैं, क्विकली रिवाइज कर लेते हैं। सो फर्स्ट वी हैव इज जेड टेस्ट। जेड टेस्ट को इंट्रोड्यूस किया था फिशर ने। जेड टेस्ट यूज किया जाता है जब दो ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करना हो, बट ऑन द कंडीशन कि पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन नोन हो और सैंपल साइज लार्ज हो। लार्ज मीन्स कि ग्रेटर देन इक्वल टू 30 हो। ये दोनों कंडीशंस फुलफिल हो रही है तो जेड टेस्ट अप्लाई होगा। अब एप्लीकेशन की बात करें तो जैसे मैंने बोला कि दो ग्रुप्स को कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन किसी भी तरीके का हो सकता है। सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना हो तो उसके लिए वन सैंपल जेड टेस्ट अप्लाई होता है और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है, सैंपल मीन माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। और अगर दो इंडिपेंडेंट ग्रुप के मीन्स में कंपैरिजन करना है तो टू सैंपल जेड टेस्ट अप्लाई होता है, उसके लिए फॉर्मूला हमारा ये लगता है, ठीक है। यहाँ पे ये जो x1 है, ठीक है, ये हमारा है सैंपल मीन और ये जो म्यू है ये पॉपुलेशन मीन। इसके अलावा सैंपल प्रोपोर्शन को पॉपुलेशन प्रोपोर्शन से कंपेयर करना हो तो वन सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन अप्लाई होता है। यहाँ पे जो स्मॉल p है इट रेफर्स टू सैंपल प्रोपोर्शन और पाई जो है ये पॉपुलेशन प्रोपोर्शन है और n रेफर्स टू सैंपल साइज, राइट। और इसके अलावा अगर हमें दो ग्रुप्स के प्रोपोर्शन को कंपेयर करना हो तो टू सैंपल जेड टेस्ट फॉर प्रोपोर्शन लगता है और उसके लिए ये पर्टिकुलर फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है। यहाँ पे p हैट रेफर्स टू सैंपल प्रोपोर्शन, वैसे भी मैंने आपको बताए हुए हैं सारी नोटेशंस, तो आपको वो सारी नोटेशंस याद रखनी है। p हैट सैंपल प्रोपोर्शन होगा, स्मॉल p यूज किया जा रहा है तो वो भी हमारा सैंपल प्रोपोर्शन होगा, पाई यूज हो रहा है, कैपिटल P यूज हो रहा है तो वो पॉपुलेशन प्रोपोर्शन होता है, राइट। और इसके अलावा जेड टेस्ट जो होता है वो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड होता है जिसकी रेंज -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी वेरी करती है। इस टेस्ट के assumptions की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वेशंस होनी चाहिए, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो होना चाहिए, रैंडम सैंपल्स सेलेक्ट होने चाहिए और होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस हमारी यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है। और ये वाली जो हमारी assumptions हैं वो सभी पैरामेट्रिक टेस्ट पे अप्लाई होती हैं, तो वो आपको याद रखनी है सभी पैरामेट्रिक टेस्ट के लिए जो फर्दर हम डिस्कस करेंगे। नाउ मूविंग टू टी टेस्ट, इसे इंट्रोड्यूस किया था WS गॉसेट ने। टी टेस्ट को यूज किया जाता है वही अगर हमें दो ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो, बट ऑन द कंडीशन पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन हो और सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 हो। तो सैंपल साइज अगर लेस देन 30 है तो उसके लिए टी टेस्ट यूज किया जाता है। इट मीन्स कि टी टेस्ट स्मॉल सैंपल टेस्ट है और जेड टेस्ट हमारा लार्ज सैंपल टेस्ट है। टी टेस्ट की एप्लीकेशन की बात करें तो तीन तरीके से देखी जाती है। अगर हमें सैंपल मीन को पॉपुलेशन मीन से कंपेयर करना है तो वन सैंपल टी टेस्ट यूज किया जाता है और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। इसके लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करनी होती है, यानी कि क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे यूज होती है n-1।
इसके बाद है हमारे पास टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स में कंपैरिजन करना हो तो उसके लिए इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट लगता है। यहाँ पे हम दो अनरिलेटेड ग्रुप्स में कंपैरिजन करते हैं, जैसे मेल्स और फीमेल्स के मीन मार्क्स को कंपेयर करना है, ठीक है, अनरिलेटेड ग्रुप्स को कंपेयर करना है तो इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट यूज किया जाता है और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। और यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारी होती है N1 + N2 - 2, दो ग्रुप्स है ना, इस तरीके से कैलकुलेट की जाती है। और इसके बाद है हमारे पास डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। तो डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट हमें कहता है कि अगर हमें दो रिलेटेड ग्रुप्स में कंपैरिजन करना है, जैसे प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट हमें देखना है किसी सब्जेक्ट मैटर का, दो डिफरेंट कंडीशंस में हमें टेस्टिंग करनी है, तो उसके लिए डिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट अप्लाई होता है। इसे रिलेटेड टी टेस्ट भी बोला जाता है, पेयर टी टेस्ट भी बोला जाता है और रिपीटेड मेजर टी टेस्ट भी बोला जाता है। और क्रिटिकल वैल्यू देखने के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यूज होता है N-1 यहाँ पे। और टी टेस्ट टी डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है और जिसकी रेंज होती है -∞ टू +∞। टी डिस्ट्रीब्यूशन लेस पीक्ड होता है देन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। और यहाँ पे मीन मीडियन मोड जो है वो इक्वल टू 0 होते हैं फॉर v इज इक्वल टू 1। वेरियंस यहाँ पे होता है v डिवाइडेड बाई v-2। v यहाँ पे क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम, याद रखना है आपको, ठीक है। और स्क्यूनेस हमारा 0 के इक्वल होता है। और कंक्लूजन में यहाँ पे ये रहता है कि लार्जर द टी स्कोर स्टेट दैट कि ग्रुप्स जो है हमारे वो डिफरेंट है, और स्मॉलर टी स्कोर आ रहा है हमारे पास वो स्टेट करता है कि ग्रुप्स आर सिमिलर, राइट। कमिंग टू एफ टेस्ट नाउ। सो जब ये देखना हो कि दो सैंपल ग्रुप्स जो ड्रॉ किए गए हैं दो डिफरेंट पॉपुलेशन से, वेदर दे हैव सेम वेरिएंस और नॉट, उसके लिए एफ टेस्ट यूज किया जाता है। सो इट इज सिंपली अ रेशियो ऑफ टू वेरिएंस, इसलिए इसे वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोला जाता है। इसे इंट्रोड्यूस किया था आर ए फिशर ने। एफ टेस्ट इज नेम्ड इन द ऑनर ऑफ आर ए फिशर, ठीक है। और इसके लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास लार्जर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस डिवाइडेड बाय स्मॉलर एस्टिमेट ऑफ वेरिएंस, ठीक है। एफ टेस्ट हम इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे अगर सैंपल के बेसिस पे गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाएगा, अगर पॉपुलेशन के पैरामीटर्स हमें इंफॉर्मेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला यूज किया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, समेशन ऑफ जो हमारा फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n-1। और अगर पॉपुलेशन के बेसिस है तो सिर्फ n यूज किया जाता है हमारा, ठीक है। और जिस ग्रुप का वेरिएंस ज्यादा होता है दैट विल बी प्लेस्ड इन द न्यूमरेटर, और अकॉर्डिंगली डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारा यहाँ पे होता है v1 न्यूमरेटर के लिए है n1-1 और v2 डिनोमिनेटर के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम दैट इज n2-1। f डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉलो होती है जो पॉजिटिवली स्क्यूड होती है, जिसकी रेंज होती है हमारी 0 टू इंफिनिटी तक। मीन यहाँ पे होता है v2 डिवाइडेड बाई v2-2 फॉर v2 इज ग्रेटर देन 2, और वेरिएंस के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जाता है फॉर v2 ग्रेटर देन 4। क्वेश्चन है आपके सामने, आंसर जरूर शेयर करने हैं आपने मेरे साथ। A researcher wants to test the significance of the difference between the average performance of the two small size samples when the information of the population standard deviation is not available. Which one of the following hypothesis testing is suitably used? Option A Z test, option B ANOVA, option C F test, option D T test। बहुत इजी क्वेश्चन है, सभी प्रॉपर्टीज मैंने बताई है आपको सभी टेस्ट की, तो बहुत इजीली इसको आइडेंटिफाई करना। जब पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन की इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं होती है, सैंपल साइज स्मॉल होता है, देन इन दैट पर्टिकुलर केस कौन सा हाइपोथेसिस टेस्टिंग अप्लाई होता है? ऑफ कोर्स टी टेस्ट। टी टेस्ट विल बी योर आंसर। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि हमारे पास नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट भी होते हैं, ठीक है। एक मैन विटनी यू टेस्ट होता है और एक क्रुस्कल वेलिस एच टेस्ट होता है। सो जो मैन विटनी यू टेस्ट है इट इज अ नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टू सैंपल टी टेस्ट की कंडीशंस जो है वो फुलफिल नहीं हो रही हैं, यानी कि पैरामेट्रिक टेस्ट वाली कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है टू सैंपल टी टेस्ट का वो क्या है? मैन विटनी यू टेस्ट, ठीक है। बाकी वो सेम फंक्शन परफॉर्म करता है जैसे टू सैंपल टी टेस्ट करता है, बट वो मैन विटनी यू टेस्ट हमारा नॉन पैरामेट्रिक है। और जो अनोवा है उसका नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है क्रुस्कल वेलिस एच टेस्ट, राइट। सो अगर अनोवा की कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, पैरामेट्रिक कंडीशंस फुलफिल नहीं होती हैं, देन इन दैट पर्टिकुलर केस जो उसका नॉन पैरामेट्रिक काउंटर पार्ट है दैट इज क्रुस्कल वेलिस एच टेस्ट, उसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है मैन विटनी यू टेस्ट इज नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ टू सैंपल टी टेस्ट एंड क्रुस्कल वेलिस एच टेस्ट इज अ नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ वन वे अनोवा।
चलिए, तो सभी पैरामेट्रिक टेस्ट हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब काई स्क्वायर टेस्ट पे आते हैं, विच इज अ नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। इसे इंट्रोड्यूस किया था कार्ल पियर्सन ने, और काई स्क्वायर टेस्ट को डिनोट किया जाता है इस पर्टिकुलर नोटेशन से। सो काई स्क्वायर टेस्ट यूज किया जाता है जब हमें डिस्क्रिपेंसी मेजर करनी होती है बिटवीन द ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी एंड द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसीज। और काई डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे फॉलो होता है। काई डिस्ट्रीब्यूशन हमारा कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसकी रेंज 0 to इंफिनिटी के बीच में है। मीन यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम के इक्वल होता है। देखिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम इज द ओनली पैरामीटर इन काई स्क्वायर टेस्ट, ठीक है। तो मीन इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम, और वेरिएंस जो होता है इट इज अ ट्वाइस ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम। और जैसा कि आपको पता है कि जो हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है उसी के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप डिपेंड करती है। तो यहाँ पे भी हमारे जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की शेप है, इट डिपेंड्स ऑन द वी। टोटल एरिया जो अंडर द कर्व होता है वो 1 होता है, और यहाँ पे एडिटिव प्रॉपर्टी हमारी लगती है। कंडीशंस होती है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, क्या क्या है? ओवरऑल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी कि जो टोटल सैंपल साइज है इट मस्ट बी रीजनेबली लार्ज होना चाहिए, यानी कि एटलीस्ट 50 होना चाहिए। और जो हमारी इंडिविजुअल टोटल ऑफ ऑब्जर्व्ड एंड एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी है शुड बी इक्वल। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी जो है किसी भी आइटम की, किसी भी सेल की, वो 5 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 5 से कम है तो पूलिंग की जाती है। और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है काई स्क्वायर टेस्ट के लिए, ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी माइनस एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी, ठीक है। सभी के लिए हमने निकालनी है, सभी ऑब्जर्वेशंस के लिए, और उसका समेशन कर देना है। अब काई स्क्वायर टेस्ट की डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स, टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी और टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट तो हमारे एज अ नॉन पैरामेट्रिक यूज किए जाते हैं। और जो काई स्क्वायर टेस्ट एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट भी यूज किया जाता है अगर हमें जज करना हो सिग्निफिकेंस ऑफ पॉपुलेशन वेरिएंस ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल वेरिएंस, और ये पर्टिकुलर फॉर्मूला यूज किया जाता है। इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स हमारा कब अप्लाई होता है? जब हमें कैटेगोरिकल वेरिएबल्स के बीच में एसोसिएशन चेक करना हो कि वेदर दीज कैटेगोरिकल वेरिएबल्स एसोसिएटेड और नॉट, रिलेटेड और नॉट। टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी चेक किया जाता है जब 2 या 2 से ज्यादा पॉपुलेशन का सेम डिस्ट्रीब्यूशन है या नहीं, ये अगर हमें देखना हो। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है R-1 मल्टीप्लाई बाय C-1 दोनों के लिए, यानी कि टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ एट्रीब्यूट्स के लिए और टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी के लिए फॉर्मूला हमारा ये यूज होता है। दोनों के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम भी ये यूज होती है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी हम कैसे निकालते हैं? रो टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉलम टोटल डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल ऑफ सेल्स। और ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज तो हमारे पास गिवन होती है, ठीक है, वो हमारी डेटा के अकॉर्डिंग आ जाती है। देन वी हैव टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट। तो एक्सपेक्टेड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कितने अच्छे तरीके से ऑब्जर्व सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन को फिट कर रही है, उसके लिए टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट चेक किया जाता है। यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है वो डिपेंड करती है सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर। यूनिफॉर्म है अगर सैंपल डिस्ट्रीब्यूशन तो N-1 होगी डिग्री ऑफ फ्रीडम, बाइनोमियल है तो N-1, पोजॉन है तो N-2 और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो N-3। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम से रिलेटेड मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ पे हमारे पास एक क्वेश्चन है, असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। असर्शन में स्टेटमेंट गिवन है, द एक्सपेक्टेड वैल्यूज शुड बी एटलीस्ट 5 टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट। और रीजन गिवन है उसका, द काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड्स एन एडिक्वेट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन। आपको करेक्ट कोड यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। असर्शन और रीजन में जो स्टेटमेंट्स गिवन है, पहले तो आपको देखना है कि वो ठीक है या फिर गलत है। अगर दोनों स्टेटमेंट्स ठीक हैं, फिर आपको देखना है कि क्या जो रीजन गिवन है असर्शन के लिए वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए है, असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या फिर नहीं है। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। जल्दी से अपने आंसर शेयर करिए। सो यस गाइस, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन ए। जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करने की, वो एटलीस्ट 5 होनी चाहिए। अगर 5 से कम है तो हम पूलिंग करते हैं, अगर 5 से कम है तो हमारे उस केस में क्या होता है कि जो काई स्क्वायर वैल्यू आती है वो ओवर एस्टिमेटेड होती है। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू शुड बी एटलीस्ट 5 टू अप्लाई द काई स्क्वायर टेस्ट, सो दैट जो काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन है हमें एडिक्वेट अप्रोक्सीमेशन प्रोवाइड करे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है और रीजन बिल्कुल राइट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। सो यहाँ आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है, आपको इसे सॉल्व करना है और कमेंट सेक्शन में अपने आंसर शेयर करने हैं मेरे साथ। लाइव चैट में कोई भी शेयर नहीं करेगा इसका आंसर, कमेंट सेक्शन के थ्रू आप अपने आंसर शेयर करिएगा मेरे साथ। सो गाइस, इसी के साथ हमारा आज का सेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। अगर आपको ये सेशन पसंद आया है प्लीज इस सेशन को लाइक करिए,
जरूर से अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और ऐसे ही और सेशंस का बेनिफिट उठाने के लिए आप हमारे चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे, एंड इवन कॉल भी कर सकते हैं। अगर आप यूजीसी नेट कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं तो उसके फ्री नोट्स भी अवेलेबल हैं, उसके लिए आप हमारी फ्री लर्निंग ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।